हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के एक टॉपिक अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले वाली क्लास में हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहलों के द्वारा दो प्रकार से दी जा सकती हैं। एक ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता हो, और दूसरी ऐसी अभिक्रिया जिनके द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बंध टूटता है। तो गाइस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध टूटने से किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं, उनके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अल्कोहल की वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। गाइस, इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहली अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड हैलोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहलों की हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, तो अभिक्रिया करवाने से देखना यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हमारे पास एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे हम हैलोजन के तौर पर लेने वाले हैं ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट आपने लिखा है कि यहाँ पे अल्कोहल और HCl, यदि हम X की जगह पर क्लोरीन लेंगे तो अभिक्रिया शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में होती है, तथा हमारे पास एल्किल क्लोराइड और H2O का निर्माण होता है। गाइस, हम देखने वाले हैं कि ये जो हम हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं, इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होगी कि HX पे X की जगह पे आप आयोडीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, तो ये सब चीज़ें लेने पर इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या रहता है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया दी जाती है, देन HBr, देन HCl। मतलब इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये रहने वाला है, सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड अभिक्रिया देगा, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा दी जाती है। गाइस, इसका कारण माना जाता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बहुत ज़्यादा साइज डिफरेंस होता है। साइज डिफरेंस होने की वजह से इनमें बहुत अच्छा अतिव्यापन नहीं हो पाता है, और जिसके कारण इनके बीच में दुर्बल बंध बनता है। दुर्बल बंध बनने के कारण हाइड्रोजन और आयोडीन का बंध आसानी से टूट जाता है। ये बंध टूटने के कारण हमारे पास फिर एल्किल आयोडाइड का निर्माण भी आसानी से हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया दी जाती है। ये तो था कि हाइड्रोजन हैलाइड जो हमने लिए हैं उनकी आधार पर क्रियाशीलता का क्रम। अब हम देखने वाले हैं अल्कोहलों के द्वारा भी क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तृतीयक अल्कोहल, देन द्वितीयक अल्कोहल, देन प्राथमिक अल्कोहल, एंड लास्ट में मेथिल अल्कोहल होते हैं, जिनके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाशीलता दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल होगा, तृतीयक अल्कोहल आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से OH समूह जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ में 3 एल्किल समूह जुड़े हैं। ऐसे कार्बन को या ऐसे अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। तो गाइज, यहाँ से आप देखेंगे कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जब आप ब्रेक करवाएंगे, ऑक्सीजन पे जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे बचता है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आता है, तो इन तीनों एल्किल समूहों के द्वारा +I प्रभाव लगाया जाता है। इन एल्किल समूहों के +I प्रभाव के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये कार्बोकैटाइन स्थायी है। गाइस, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि +I प्रभाव का क्या मतलब है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एल्किल समूहों के द्वारा इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया जाता है। यहाँ से तीनों R समूह क्या करने वाले हैं, यहाँ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन घनत्व देंगे, और इलेक्ट्रॉन घनत्व देने के कारण इसके पॉजिटिव की वजह से जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, वह कमी पूरी हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये कार्बोकैटाइन स्थायी हो जाता है। क्योंकि तृतीयक कार्बोकैटाइन में 3 एल्किल समूह होते हैं, यदि आप द्वितीयक कार्बोकैटाइन बनाएंगे या फिर द्वितीयक अल्कोहल लेंगे, द्वितीयक अल्कोहल लेने के बाद आपके पास द्वितीयक कार्बोकैटाइन ही बनेगा। द्वितीयक कार्बोकैटाइन बनेगा तो 2 एल्किल समूह क्या करने वाले हैं, +I प्रभाव लगाएंगे। यहाँ पे 3 लगा रहे थे, तो दोनों में यदि कंपैरिजन करके देखा जाए तो तृतीयक कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्थायी होता है, और द्वितीयक कार्बोकैटाइन तृतीयक के कंपैरिजन में कम स्थायी होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपको ये अभिक्रिया करवानी है, अभिक्रिया करवाने के लिए आपको यहाँ पे ये अल्कोहल वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, R और OH वाला। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जितना स्थायी कार्बोकैटाइन बनेगा उतना ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब तृतीयक में सबसे पहले बंध टूटेगा, और जो सबसे पहले बंध तोड़ते हैं उन्हीं के द्वारा तीव्र गति से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि
एल्केनोल जो होते हैं, तृतीयक एल्कोहल सबसे फास्ट अभिक्रिया देने वाले हैं, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल देंगे, आफ्टर देन प्राथमिक, एंड सबसे लास्ट में आता है मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार से आप क्रियाशीलता इसकी दिखा सकते हैं। कहीं सब देखिएगा, इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया है कि यदि आपके पास द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होंगे तो उनके द्वारा ये प्रतिस्थापन SN1 क्रियाविधि से होता है, और यदि आपके पास प्राथमिक और मेथिल एल्कोहल होते हैं, जैसे ये वाले दोनों प्राथमिक और मेथिल एल्कोहल, तो इनके द्वारा SN2 क्रियाविधि को फॉलो किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि SN1 क्रियाविधि और SN2 क्रियाविधि क्या होती है। SN1 क्रियाविधि में यहाँ पे आपके पास तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया आप HCl के साथ करवा रहे हैं। ये देखिएगा, तृतीयक एल्कोहल में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित है। ये लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करता है। जैसे ही इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से Cl- बाहर निकल जाता है। तो गाइस आप देखेंगे, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, मतलब ये इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने वाला है। जैसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमने तीनों CH3 समूह दिखाए, इस कार्बन के साथ में OH पहले से था, इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर देकर इस हाइड्रोजन को ग्रहण किया है, इसलिए आप इसे दिखाने वाले हैं OH2, और ऑक्सीजन पे हमने दिखाया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास साइड प्रोडक्ट में बनेगा Cl-। गाइस देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ से ये H2O बना है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूट जाता है। तो यहाँ से आप दिखाएंगे कि ये H2O का एक अणु बाहर निकलेगा और इसके साथ में 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ में ये जो Cl- हमारे पास निकला था, ये जुड़ता है और जुड़कर इस टाइप से एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो गाइस आप देखेंगे कि जब हमने ये क्रियाविधि करवाई है तो इसके बीच में हमारे पास एक क्रियाशील मध्यवर्ती का निर्माण हुआ है, जो कि कार्बोकैटायन बना है। तो इस कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वाली हमारे पास क्रियाविधि होगी, वो होगी SN1 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि में हमने यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल लिया है। प्राथमिक एल्कोहल में देखना, ये ऑक्सीजन वापस से इस H पे अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन H पे अटैक करेगा तो यहाँ से Br- बाहर निकलेगा। ये वाले स्टेप्स हमारे SN1 क्रियाविधि के समान ही है। यहाँ से CH3CH2 OH2+ बना है, प्लस में Br- इसका साइड प्रोडक्ट है। गाइस अब देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो SN1 क्रियाविधि से डिफरेंट होती है। SN1 क्रियाविधि में हमने किया था कि पहले हमने H2O बाहर निकाला था, फिर हमने कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में बनाया था। लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन मध्यवर्ती के रूप में नहीं बनता है। ये Br- इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये H2O वाला बंध टूटेगा। इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का जो बंध बना है, ये बंध टूटता है। गाइस आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। इधर से ब्रोमीन अटैक करता है और जैसे ही ब्रोमीन इसके साथ बंध बनाएगा, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटकर H2O का अणु बाहर निकल जाता है। तो दोनों स्टेप्स एक साथ होकर CH3CH2Br या फिर एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। गाइस अब हम देखेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का मतलब है आपके पास होना चाहिए SOCl2। आप एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे SOCl2 के साथ में। यह अभिक्रिया होती है तृतीयक एमीन की उपस्थिति में और आपके पास एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। साइड प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, एक आपके पास बनेगा SO2, दूसरा बनता है HCl। देखना इसकी क्रियाविधि क्या बनती है। RCH2OH ये एल्कोहल हमने लिखा है, SOCl2 जो थायोनिल क्लोराइड हमने लिया था उसको हमने खोल के लिखा है S डबल बॉन्ड O, दोनों साइड सल्फर के क्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले इस ऑक्सीजन के द्वारा अपना लोन पेयर डोनेट किया जाता है इस सल्फर को, क्योंकि इस सल्फर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव और सल्फर के साथ में ये वाला ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जो कि हाइड्रोजन वाला होता है, अपना एल्कोहल वाला। RCH2OH था, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। गाइस अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव को वापस से आपको हटाना है, तो इस नेगेटिव को आप वापस लेकर आएंगे। जैसे आप इस नेगेटिव को वापस लेकर आते हैं तो सल्फर से जो क्लोरीन जुड़े थे उनमें एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो आप देख पा रहे हो RCH2O S डबल बॉन्ड O,
ये सल्फर का डबल बॉन्ड O हम वापस लेकर आए हैं। इसमें से एक क्लोरीन को हमने हटा दिया, एक क्लोरीन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो दूसरा क्लोरीन जो बाहर हटा है वो यहाँ से ये H+ को बाहर निकाल लेता है। क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव हमें हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से H+ बाहर निकाल देते हैं। तो ये वाला H+ और यहाँ से निकला Cl- दोनों मिलकर HCl का निर्माण कर लेते हैं। गाइस देखिएगा, हमने ये अभिक्रिया तृतीयक एमीन की उपस्थिति में करवाई है, तो ये वाले तृतीयक एमीन HCl के साथ अभिक्रिया करके R3NH+ और प्लस में Cl- का निर्माण करते हैं। अब ये Cl- जो हमने पहले अभिक्रिया करवाई थी उसमें ये जो हमारे उत्पाद बना है इसके साथ अभिक्रिया करता है। Cl- इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करता है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है। तो यहाँ से एक तो आपके पास बनेगा RCH2Cl, दूसरा आपके पास बनता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था जो कि सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये वाला नेगेटिव यहाँ जाकर पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Cl- बाहर निकल जाता है। तो ये तो आपके पास बन गया SO2 और साइड प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास बना है Cl-। ये थी थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसको हमने अभिक्रिया के साथ साथ क्रियाविधि भी देखी है कि कैसे कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है। गाइस अब हम देखने वाले हैं इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया जो कि है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में एल्किनों का निर्माण होता है। यहाँ से आप थ्योरी देख लेंगे कि एल्केनोल जिनके बीटा कार्बन परमाणु का मतलब है कि हाइड्रोक्सी समूह वाले जो कार्बन परमाणु हैं उसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु, जो भी हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बन होगा उससे पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन परमाणु कहा गया है। बीटा कार्बन परमाणु पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो निर्जलीकरण होता है। आप देखेंगे निर्जलीकरण किन किन की प्रेजेंस में हो सकता है। सांद्र H2SO4, H3PO4, P2O5 या एल्यूमिना आदि की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। ये है आपके पास अल्कोहल, ये आपने निर्जलीकरण करवाया है उच्च ताप पर। निर्जलीकरण का मतलब है कि आपको H2O का अणु बाहर निकालना है, तो यहाँ से तो हम निकालेंगे OH-, यहाँ से हम निकालेंगे H+। ये दोनों निकलने के बाद हमारे पास एक अणु H2O का बनेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो जाता है। गाइस अब हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि में देखना, हमने ये लिया है, ये हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और हमने लिखा है कि इसका बीटा कार्बन, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जो है इसके निकटवर्ती कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये हमारे पास हाइड्रोजन है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है H2SO4, H3PO4 ये सारे अम्लीय माध्यम हैं। तो अम्लीय माध्यम में होगी तो H+ अवेलेबल होगा, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ को देगा और इस H+ को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये H2O का एक अणु बाहर निकल जाता है। जैसे H2O का एक अणु बाहर निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव बचने वाला है। कार्बन पर जो पॉजिटिव आया है, कार्बन पर पॉजिटिव आने के बाद यहाँ से H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और H+ की फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव छोड़कर जाएगा। तो एक कार्बन पे नेगेटिव है, उससे जस्ट पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पास होने की वजह से एक दूसरे में आकर्षण दिखाएंगे और आकर्षण दिखाते हुए यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से निर्जलीकरण के द्वारा एल्कोहल से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। गाइज अब तक हम 3 अभिक्रियाएं देख चुके हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटा है। अब हम देखने वाले हैं 4th अभिक्रिया, जिसमें हमें करवानी है एल्कोहलों की फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। गाइज फॉस्फोरस हैलाइड में देखना Pi3, PbR3, PCl3 या PCl5, इनमें से कोई भी फॉस्फोरस हैलाइड आप ले सकते हैं जिनकी अभिक्रिया आपको एल्कोहल के साथ करवा। तो गाइज जब आप ये एल्कोहल लेते हैं तो इसकी अभिक्रिया जब आप फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ करवाएंगे तो आपके पास एल्किल हैलाइड और साइड प्रोडक्ट के तौर पर H3PO3 का निर्माण होता है। इनसे बनता है एल्किल हैलाइडों का निर्माण। तो गाइज आप ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से हम फॉस्फोरस हैलाइड लेंगे और फॉस्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाकर एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। गाइज इसी के साथ हमारी अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।